जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दोस्तों आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी ने करीबन 52 यानी कि 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। इन सौदों में भारतीय सेना को मिलेगा आकाश तरंग एंटी ड्रोन सिस्टम, MP-ATGM एंटी टैंक मिसाइल, MR-SAM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम और जेट बेस्ड कामिकाज़े ड्रोन्स। यहाँ पर भारतीय नौसेना के लिए 3 मंजूरियां मिली है। पहला है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जो कि समुद्र में दुश्मन के जहाजों की आवाजाही रोकने वाला हथियार है। दूसरा हथियार भारतीय नौसेना को मिलेगा नेवल शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ये समुद्र में लंबी दूरी तक निगरानी करेगा और युद्धपोतों की सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाएगा। और तीसरा इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम के लिए लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी भारतीय नौसेना को मिलेगी। हालांकि ये सुनने में आपको काफी कॉमन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों भविष्य में भारतीय युद्धपोतों और डिस्ट्रॉयर्स के लिए इलेक्ट्रिक प्रपल्जन एक बेहद महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। जबकि भारतीय वायुसेना को मिलेगा हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, जो कि कई दिनों तक लगातार निगरानी और कम्युनिकेशन में मदद करेगा। और इस पूरे पैकेज को दोस्तों अगर आप देखें तो एक पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस बार फोकस सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म खरीदने पर नहीं दिया गया, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, टैंक सर्वाइबिलिटी, प्रिसिस्टेंट सर्विलेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। मतलब भारत उन सबको अपनाने की कोशिश कर रहा है जो हाल के वैश्विक युद्धों से सामने आए हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिली है। सबसे बड़ा चैलेंज होगा समय पर इनका प्रोडक्शन होना, सीरियल मैन्युफैक्चरिंग होना और डिलीवरी का तेज होना। और अगर ये परियोजनाएं दोस्तों सालों तक अगर फाइलों में अटकी रहीं तो इनका स्ट्रैटेजिक जो उपयोगिता है वो कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों फिर भी 52,000 करोड़ रुपए का ये डिफेंस पैकेज ये साफ संकेत देता है कि भारत अब भविष्य के युद्ध की तैयारी पारंपरिक हथियारों से आगे बढ़कर कर रहा है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि ये जो घोषणाएं की गई हैं वो जमीन पर उतरने में कितना वक्त लेती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो बताती हैं कि इंडियन एयरफोर्स, जो कि पहले से ही KC-135 का इस्तेमाल कर रही है, अब इसकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए दूसरा एयरक्राफ्ट लीज पर लेने का विचार कर रही है। आपको मालूम ही होगा KC-135 हवा में फाइटर जेट्स को ईंधन भरता है। इससे रफाल, Su-30 MKI और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट ज्यादा देर तक उड़ान भर सकते हैं और लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं। इवन भारी हथियार लेकर मिशन भी पूरा कर सकते हैं। फिलहाल आप सबको मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स के पास 6 IL-78 MKI टैंकर्स हैं, जिनकी उपलब्धता और मेंटेनेंस लंबे समय से चैलेंज बना हुआ है। फिलहाल इसी वजह से वेट लीज मॉडल को अपनाया गया, जिसमें कि एयरक्राफ्ट, पायलट, इंजीनियर और मेंटेनेंस सब कुछ कंपनी उपलब्ध कराती है। बट यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि भाई क्या हम हमेशा लीज पर ये चीज़ें लेते रहेंगे और विदेशी टैंकर पर ही भरोसा करते रहेंगे, या फिर भारत को अब नए मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट यानी कि MRTT एयरक्राफ्ट्स की खरीद तेज करनी चाहिए। फिलहाल इस बारे में भी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप सबको मालूम है कि भारत ब्रह्मोस NG पर काम कर रहा है और ये मिसाइल काफ़ी हल्की होने वाली है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई मिसाइल हल्की होगी कैसे। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक नई ब्रह्मोस NG में अब एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि इसका वजन करीबन 3 टन से घटकर सिर्फ 1.2 टन रह जाएगा। इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि वजन कम होने के बावजूद इसकी रफ्तार Mach 3.5 तक बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये मिसाइल सिर्फ Su-30 MKI पर ही नहीं, बल्कि तेजस Mark 1A, तेजस Mark 2, MiG-29 UPG और भविष्य में AMCA और TEDBF जैसे फाइटर जेट्स पर भी लगाई जा सकती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हल्की होने की वजह से हमारा Su-30 MKI एक मिशन में पहले से ज़्यादा ब्रह्मोस NG मिसाइलें कैरी कर सकता है, जिससे कि एक साथ कई टारगेट्स पर हमला करना पॉसिबल होगा। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अभी ब्रह्मोस NG अपने डेवलपमेंट फेज में है। फिलहाल दोस्तों इसकी वास्तविक क्षमता और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसका सफल इंटीग्रेशन प्लस परीक्षण और सर्विस में शामिल होने के बाद ही होगा। अगर प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ चला तो ब्रह्मोस NG तीनों आर्म फोर्सेस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए दोस्तों, AMCA फाइटर जेट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। भारत का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA, इसे अब सरकार की तरफ से एक बड़ा सपोर्ट मिला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भरोसा दिया है कि AMCA के फ्लाइट टेस्ट, एयर स्पेस और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे AMCA के प्रोटोटाइप उड़ान भरेंगे, उन्हें परीक्षण के लिए ज़रूरी एयर स्पेस और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन आसानी से मिलेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में एक नया कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है,
जहां हमारे एमका के सिस्टम इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्ट को तेज किया जाएगा। और इस तरीके के सपोर्ट मिलने से दोस्तों हमारे एमका फाइटर जेट का जो प्रोसेस है वो तेज हो सकता है। बट यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है दोस्तों, इस तरीके के सपोर्ट से आप ये बात मत समझिए कि एमका तय समय से पहले सर्विस में आ जाएगा, क्योंकि अभी इंजन परीक्षण, हथियारों का इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन जैसे कई महत्वपूर्ण फेज बाकी हैं। अगर सभी फेसेस सफलतापूर्वक पूरे हुए तो एमका भारतीय वायुसेना की भविष्य की यानी कि फ्यूचर की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू ताकत बन सकता है। दोस्तों, क्या एक भारतीय टैंक 100 टन का वजन खींच सकता है? तो इसका जवाब है जी हां। भारतीय सेना ने अपने अपग्रेडेड अजय से इसका जवाब दिया है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि T-72 ने टाटा LPS 4018 ट्रक, जो कि एक भारी ट्रेलर है, और उस पर लदे एक दूसरे T-72 टैंक को खींचकर अपनी ताकत दिखाई है, जो कि काफी जबरदस्त है। बताया जा रहा है कि इसका कुल वजन करीबन 90 से 100 टन है। और इस ताकत के पीछे का राज है दोस्तों, इसमें लगा नया 1000 हॉर्स पावर का इंजन, जिसने टैंक की स्पीड, ऑफ रोड क्षमता और टोइंग पावर तीनों को बेहतर बनाया। यानी कि दोस्तों युद्ध के दौरान अगर कोई टैंक या भारी वाहन फंस जाए तो ऐसी क्षमता उसे जल्दी सुरक्षित स्थान तक खींचने में मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी जरूरी है, इस तरीके की परफॉर्मेंस दोस्तों टैंक की इंजन क्षमता और मोबिलिटी को दर्शाता है कि वाकई में टैंक पावरफुल है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि T-72 अब आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स की जगह लेगा, क्योंकि ये जो ARVs हैं वो युद्ध में क्षतिग्रस्त टैंक की रिकवरी के लिए स्पेशली प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन्हें डिप्लॉय किया जाता है। फिर भी इस तरीके की परफॉर्मेंस बताती है कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FRCV आने तक T-72 टैंक भारतीय सेना की रीढ़ बने रहेंगे। दोस्तों, क्या कोई भारतीय ड्रोन -34 डिग्री सेल्सियस में भी उड़ सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। भारत की स्वदेशी कंपनी आइडिया फोर्स ने अपने स्विच और नेत्रा V4 प्रो ड्रोन का अलास्का के फेयरबैंक्स में अपना सफल परीक्षण करके दिखाया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ड्रोन्स ने पूरी उड़ान अवधि पूरी की और उनकी परफॉर्मेंस में कोई बड़ी कमी नहीं आई है। इतना ही नहीं दोस्तों, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद नए ऑपरेटर भी इन ड्रोन्स को आसानी से उड़ा पाए। बाकायदा दोस्तों इन दोनों ड्रोन्स का इस्तेमाल अमेरिकी सेना की 11th एयरबोर्न डिवीजन ने किया। और इस तरीके की टेस्टिंग बताती है कि हमारे ड्रोन्स हार्श कंडीशन में भी बेहतर तरीके से ऑपरेट हो सकते हैं। फिलहाल इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकी सेना ने इसे कोई अपनाया है या फिर खरीदने का फैसला लिया है। फिर भी दोस्तों कठिन परिस्थितियों में सफल परीक्षण ये बात भी दर्शाता है कि भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी अब दुनिया के सबसे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में भी अपनी क्षमता साबित कर रही है। वहीं दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान ने अपने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड यानी कि ARFC का गठन किया। बताया जा रहा है कि इसका मॉडल काफी हद तक चाइना की PLA रॉकेट फोर्स से प्रेरित है, जिसका मकसद है लंबी दूरी की कन्वेंशनल रॉकेट और मिसाइलों को एक ही कमांड के तहत ऑपरेट किया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर तेज और कोऑर्डिनेटेड हमले किए जा सके। और इस नई फोर्स में दोस्तों पाकिस्तान ने शामिल किया है फतेह 1, फतेह 2 और चाइनीज ओरिजिन के A100 जैसे रॉकेट सिस्टम। हालांकि दोस्तों भारत के पास भी इसका जबरदस्त जवाब है। भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस, प्रलय, पिनाका और स्मर्श जैसे लंबी दूरी के स्ट्राइक सिस्टम मौजूद है। और साथ ही भारत अब इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स भी बनाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जापान ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट रूल्स में बड़ा चेंज किया है। अब पहले की तुलना में जापान के कई तरीके की जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देशों के साथ साझा करना ईजी हो गया है। और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सोनिया ताइकाची के साथ बैठक भी की। और इस बैठक में जॉइंट डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव रखा गया। दोनों ही देशों ने थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ड्रोन सिस्टम और दूसरी डिफेंस टेक्नोलॉजीज में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की है। और आप सबको मालूम है, मैंने बताया भी था कि यूनिकॉर्न नेवल एंटीना प्रोजेक्ट पर भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये सहयोग अभी शुरुआती फेज में है। आगे चलकर काफ़ी सारे डिफेंस कोलैबोरेशन हो सकते हैं दोनों देशों के बीच, जिसमें कि भारत और जापान इंजन टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं, पनडुब्बियों पर काम कर सकते हैं और अन्य दूसरी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम कर सकते हैं। और आगे खबरें भी आएंगी कि अलग अलग परियोजनाओं के लिए समझौते भी हो सकते हैं, तकनीकी मंजूरियां भी मिल सकती हैं और कमर्शियल वार्ता भी हो सकती हैं। फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती है तो नो डाउट तो भारत को एरो इंजन, मरीन इंजन, जहाज निर्माण और हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिल सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।